हेलो दोस्तों, आप सभी का क्रेजी विकीपीडिया विद जितेश पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, करंट जीके का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 12। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की सुव्यवस्थित तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल एक्शन में आ गया है। दोस्तों, इसकी पहली बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मौजूद में हुई थी। कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की नीति और टीकाकरण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया है। दोस्तों, केंद्र सरकार को राज्यों में ऑक्सीजन के आपातकालीन भंडार बनाने का निर्देश भी दिया गया ताकि किसी राज्यों में भी मरीजों के लिए खतरा न हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इस कार्य बल में कुछ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जिसमें नीति आयोग के सदस्य वी के पाल, नई दिल्ली में स्थित एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक सुनील कुमार भी मौजूद थे। दोस्तों, अब आपके सामने अगला प्रश्न मौजूद है। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखने को मिल रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी हरियाणा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू पाबंदियों के बीच हरियाणा राज्य सरकार ने गरीब रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की मदद की घोषणा की है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने गरीब परिवारों को 5,000 रुपये की आर्थिक देने की मदद की है। मनोहर लाल खट्टर सरकार का कहना है कि पाबंदी की वजह से गरीब परिवारों की आजीविका बंद हो गई थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। और हरियाणा राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सोमवार कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को 5,000 रुपये देने का फैसला लिया है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना पड़ रहा है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। हाल ही किस देश ने 12 से 15 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, यहाँ पर कॉमेडी लिख रखा है, इसको कोवैक्सीन कर लेना काट करके। मंजूरी दे दी है। ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन किशोरों में यानी कि 12 से 15 साल की उम्र वालों को दी जाएगी। एफडीए के कार्यवाहक आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने इस कदम को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बताया। दोस्तों, फाइजर के साथ साथ मॉडर्ना भी इसके ट्रायल कर रही है और जल्दी उसके भी नतीजे सामने आ जाएंगे। खास बात यह है कि एफडीए ने दोनों कंपनियों के अब तक के नतीजों पर भरोसा जताया है। एक अन्य अमेरिकी कंपनी नोवैक्स की कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका जो आखिरी चरण में है, उसने भी 12 से 17 साल के बच्चों पर स्टडी शुरू कर दी है। दोस्तों, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ए टिम साउदी, बी एलन फिन, सी बीजे वाटलिंग, डी कोरी एंडरसन। तो दोस्तों, जैसा कि आपके पिक्चर में दिख रहे हैं बीजे वाटलिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजे वाटलिंग। दोस्तों, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड दौरे के बाद संन्यास लेंगे। दोस्तों, भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मुकाबले के बाद वो इंटरनेशनल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। जो 18 जून को साउथहैम्पटन में भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। बीजे वाटली ने बताया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोचिंग विकल्प देखेंगे। दोस्तों, 35 साल की उम्र में वाटली ने 2009 में टेस्ट में अपना डेब्यू किया था।
दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जन्मे बीजे बैटली ने विकेट कीपर तौर पर न्यूजीलैंड के लिए रिकॉर्ड 257 किए हैं शिकार किए। इसमें 8 स्टंपिंग भी शामिल है। उन्होंने 73 टेस्ट मैच में 38.11 के औसत से 3773 रन बनाए। इनमें 8 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। दोस्तों 35 साल के वाटलिन ने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में शानदार दोहरा शतक जड़ा था। उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 5 2020 और 28 वनडे मैच भी खेले। वाटलिन ने इससे इनकार किया कि लंबे कैरियर की वजह से उनके शरीर पर प्रभाव डलेगा, लेकिन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? ए रूपादे, बी पैमल, सी डालीबाई, डी सुल्तानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपादे। दोस्तों मल्लिनाथ जी के वो सिद्ध पुरुष चमत्कार योद्धा के उपनाम से तथा लोक मानस के नाम से इन्हें त्राता के रूप में जाने जाते थे। त्राता जिसे रक्षक कहते हैं, रक्षक, लोगों के रक्षक। बाड़मेर जिले के मालवी क्षेत्र में इन्हीं के नाम पर पड़ा था। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लिनाथ जी ने पराजित किया था। मल्लिनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों भगवान श्री मल्लिनाथ जी हमेशा सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया और उन्होंने अनुयायियों को भी इसी राह पर चलने का संदेश दिया। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को 500 साधुओं के संग इन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया था। मल्लिनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडोर व नागौर जीतने में मदद की थी। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया था, किस स्थान का शासक था? दोस्तों ऑप्शन ए मिस्र और क्रेट, बी मकदोनिया, सी सीरिया और बेबीलोन, डी ग्रीस और थेरस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीरिया और बेबीलोन। दोस्तों कई लोग इसका उत्तर मकदूनिया करते हैं, लेकिन सेल्यूकस निकेटर मकदूनिया के थे, लेकिन वे सीरिया और बेबीलोन के शासक थे। दोस्तों सेल्यूकस सिकंदर के सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक था। वो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर द्वारा जीते हुए भारतीय और ईरानी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना था। उसने अपना साम्राज्य भी खड़ा कर लिया और जिसे सेल्यूसिड साम्राज्य कहा जाता था। भारत पर हमला करने के लिए सेल्यूकस ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसकी सेना में करीब 2 लाख पैदल सैनिक, 40,000 घोड़ासवार और मित्र राज्यों के करीब 60,000 सैनिक शामिल थे, यानी कि कुल उसके पास 3 लाख की भारी फौज थी, जिसके साथ वो भारत पर चढ़ाई करता। सेल्यूकस लगभग 20 साल बाद भारत आ रहा था। उसे लगा कि वो उन भारतीय क्षेत्रों को आसानी से कब्जा कर लेगा जिन पर सिकंदर को कब्जा करने में कोई खासी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन वो गलतफहमी था। जिस भारत पर वो हमला करने जा रहा था वो 20 साल पहले का टुकड़ों में बटा हुआ भारत नहीं था। वो एक अखंड भारत था 20 साल बाद, जिस पर एक शेर राज कर रहा था। उस शेर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों 281 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्वी यूरोप के क्षेत्र थ्रेस में सेल्यूकस की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका पुत्र एंटीओक्सस का उत्तराधिकारी बना। सेल्यूकस का बनाया साम्राज्य कोई 200 साल तक टिका और 63 ईसा पूर्व में उसका पतन हो गया। दोस्तों ये सेल्यूकस है। सेल्यूकस ने जाते समय चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी लड़की का विवाह किया। सेल्यूकस का अंपायर, ये पूरा सेल्यूकस का राज्य है। ये यहाँ से सेल्यूकस का पूरा राज्य है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ए लाहौर, बी काबुल, सी दिल्ली, डी अयोध्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल, बी। दोस्तों बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शहादरा में बनाया गया था, जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। 1526 में उन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोधी वंश सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों सभा के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के प्रोटेम्पोरा से का संक्षिप्त रूप है।
जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। वास्तव में राज्य विधानसभा या लोकसभा के स्पीकर के पद पर आसीन कार्यचालक या कार्यवाहक व्यक्ति जो अस्थायी रूप से यह पद धारण करता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। एक प्रोटेम स्पीकर को आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाने तक सीमित अवधि के लिए कार्य करना होता है। यदि केंद्र में प्रधानमंत्री अपने पद से शपथ ले चुके होते हैं और केंद्र और सरकार मौजूद होती है तो संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी के नाम को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति के पास भेजता है। राज्य के मामले में यदि राज्य के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो उनके द्वारा सदन सदस्यों में से कुछ नाम राज्यपाल के पास भेज जाते हैं, जिनमें से एक का नाम राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। दोस्तों गौरतलब है कि जहां नवनिर्वाचित सदन ने अपने स्थायी स्पीकर का चुनाव नहीं किया है वहां स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों चलाने के लिए सदन के सदस्यों के बीच में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि केवल चुनाव के बाद ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जरूरत होती है। यह नियुक्ति हर परिस्थिति में जरूरी होती है जब सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एक पद एक साथ खाली हो। ऐसा उनकी मृत्यु की स्थिति के अलावा दोनों के साथ साथ इस्तीफा देने की परिस्थितियों में भी हो सकता है। दोस्तों इस समय 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चुना गया है। इससे पहले लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए बरेली से सांसद संतोष गंगवार थे और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी के नाम सामने आए थे। हालांकि बीजेपी नेतृत्व में दोनों नाम खारिज कर दिए गए थे। बचपन से ही जुड़े दोस्तों वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 6 बार लोकसभा सदस्य और भाजपा के दलित चेहरा हैं। दोस्तों आपके सामने था नेक्स्ट क्वेश्चन, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, आइसोनिफ बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ए 200 ग्राम, बी 300 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 500 ग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य के दिल का वजन करीब 11 औंस यानी कि 310 ग्राम होता है। दोस्तों ऑप्शन में 350 में से हमें 300 ही लगाना है और 350 आ जाए 300 की जगह तो हमें 350 लगाना है। दोस्तों एक सामान्य वयस्क का दिल प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। इस तरह पूरे दिन में दिल 1 लाख बार धड़कता है और अगर एक साल की बात करें तो दिल 36 लाख बार धड़कता है। शरीर में 1 मिनट से भी कम समय में हर शरीर तक ब्लड पहुंचाने का काम दिल ही करता है। दिन में करीब 1 लाख बार धड़कने वाला दिल 2000 गैलन यानी करीब 7600 लीटर ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाता है ताकि शरीर की हर क्रिया सामान्य रूप से चलती रहे और ब्लड को शरीर के हर हिस्से में फैलने में लगभग 20 सेकंड का ही समय लगता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हंसने से स्ट्रेस दूर होता है। असल में इसका संबंध हमारे दिल से जुड़ा होता है। जब हम हंसते हैं तो रक्त वाहिनियों के अंदर की दीवारें को आराम मिलने से वो फैलती है जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। दोस्तों दिल का अपना विद्युत आवेग होता है और इसलिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते रहने पर शरीर से अलग होने के बाद भी दिल धड़कता रहता है। शरीर का सबसे मेहनती अंग दिल ही होता है। हमारा दिल 1 से 5 वोल्ट के बीच ऊर्जा का उत्पादन करता है। महिला और पुरुष की धड़कन में थोड़ा अंतर होता है। एक सामान्य महिला का दिल पुरुष की धड़कन से हर मिनट में 8 बार ज़्यादा धड़कता है। दोस्तों ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे और धीरे धीरे हम आपके लिए थोड़ा इसमें भी चेंज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।